आईपीएल 2026 का मैच नंबर 49 जो कि हैदराबाद और पंजाब के बीच में खेला जाएगा हैदराबाद के होम ग्राउंड पर, जो कि है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद का वो मैदान, जहां पर इस सीजन के अंदर टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। जहां पर दिन के मैचेस में जो 3:30 बजे होते हैं और साथ ही साथ रात के मैचेस में जो 7:30 बजे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के रिजल्ट हमने देखे हैं। अभी जो इस टूर्नामेंट के अंदर 5 मुकाबले खेले गए उनमें जहां पर 2 मुकाबले तो 3:30 बजे वाले हुए, लेकिन 3 मुकाबले जो 7:30 बजे हुए उन दोनों में एकदम इतने अलग अलग तरीके के रिजल्ट हमने देखे हैं कि अगर आप पिछले मैच के बेसिस पर, जो कि पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इसी मैदान पर खेला था और उस मैच के अंदर केकेआर ने इनको हरा दिया था सेकंड बैटिंग करते हुए, अगर आप उस मैच के रिजल्ट के ऊपर जाएंगे और अपनी टीम बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी टीम यहां पर खराब होने वाली है। और इसी वजह से पिच रिपोर्ट को काफी ध्यान से देखना है। और वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की भी टीम की, तो ये टीम भी अपना मोमेंटम यहां तक आते आते पूरी तरह से गंवा चुकी है, चूंकि 9 मुकाबले खेल करके पहले 6 के 6 मुकाबले जीतने वाली ये टीम, जिसमें एक मैच बारिश में भी धुल गया था, पिछले दोनों मुकाबले हार करके यहां पर पहुंची है। जबकि हैदराबाद का आपको ने बताया कि अपने इसी होम ग्राउंड पर यह टीम पिछले वाले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ हारी, लेकिन उसके पहले के लगातार 5 मुकाबले जीती थी और ओवरऑल 9 मैचेस खेल करके 10 मैचेस खेल करके एक्चुअली 6 मैचेस ये टीम जीत चुकी है। तो दोनों टीमों की सिचुएशन काफी हद तक यहां तक आते आते थोड़ी सी खराब तो हुई है, लेकिन आज के इस मुकाबले में 6 मई को शाम को 7:30 बजे जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी उसी हैदराबाद के मैदान पर, जिसके बारे में अभी आपको मैंने कुछ बड़ी स्पेसिफिक चीजें मेंशन करी हैं कुछ देर पहले, तो जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी इस मैदान पर तो दोनों में से कोई ना कोई टीम एक बार फिर से जीत के रास्ते पर आएगी ही। और वो टीम कौन सी होगी वो भी आगे आपको बताऊंगा। पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर आपको मैं देने वाला हूं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो 5 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें से जो पहला मुकाबला हुआ था वो दिन का मैच था, शाम को 3:30 बजे से खेला गया था। और आखिरी जो मुकाबला यहां पर खेला गया था 3 मई को, वो भी 3:30 बजे से खेला गया था। और इन दोनों ही मुकाबलों में अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो एक्चुअली जब दिन के मुकाबले होते हैं हैदराबाद के इस मैदान पर, तब दिन के दौरान जो धूप पड़ी होती है और साथ ही साथ यहाँ की जो पिचेस होती हैं, घास तो उस पिच के ऊपर बिल्कुल आपको देखने को मिलती नहीं जनरली। और अगर घास देखने को नहीं मिलेगी पूरे दिन के दौरान यहाँ पर पिच के ऊपर धूप पड़ेगी, तो वो जो पिच होगी जैसे जैसे ये थोड़ी सी पुरानी होगी, खास करके पहली इनिंग के दौरान वहां पर रन बनाने काफी मुश्किल हो जाएंगे। और जनरली कोई भी टीम जो पहले बैटिंग करने जाती है वो बाद में जाकर के डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाने के चक्कर में यहाँ पर इस तरीके की कंडीशंस में विकेटें गंवाती हैं। और इसी वजह से पहले वाला मैच जो दिन का यहाँ पर खेला गया था उसमें भी सनराइजर्स की टीम केवल 156 रन बना पाई, और जो दूसरा वाला मैच यहाँ पर दिन का खेला गया था 3:30 बजे वाला, वहां पर फिर सनराइजर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए फंस गई और 165 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जबकि शुरुआत दोनों मैचेस में से हालांकि पहले मैच में खराब था, लेकिन सेकंड मैच में शुरुआत बहुत अच्छी थी। और दोनों मुकाबलों में एक बार लखनऊ ने हरा दिया हैदराबाद को और दूसरी बार केकेआर ने हरा दिया हैदराबाद को। और उन दोनों टीमों ने हराया बेसिकली जो कि काफी कमजोर टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर रही हैं और बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों ने किया है। लेकिन बाकी की जो तीनों मुकाबले हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 7:30 बजे रात से स्टार्ट हुए थे और आज का मैच भी उसी टाइम पर स्टार्ट होगा। और जो 7:30 बजे वाला मैच था पहला वाला, उसमें सनराइजर्स ने पहले बैटिंग करी, 216 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। और उसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ था बेसिकली, और ये एक रेयर कोलैप्स था जो कि पावर प्ले में ही इन्होंने 5 विकेटें गंवा दी थी। उसके बावजूद ये टीम 159 तक पहुंची और ऑल आउट हुई। और उसके अलावा जो दूसरा मैच रात वाला हुआ था वहां पर सनराइजर्स ने एक बार फिर से पहले बैटिंग करी, 194 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और सीएसके की टीम वहां पर फंस गई, 184 रन बना करके 8 विकेट पर उस मैच को 10 रन से हार गई। और जो आखिरी मुकाबला यहां पर रात वाला हुआ था, फिर से सनराइजर्स ने वहां पर पहले बैटिंग करी और 242 रन इस बार बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। और वहां पर डीसी की टीम ने केवल 195 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और उस मैच को हार गई। तो इन तीनों रात के मुकाबलों में एक चीज जो हमने देखी है, ये एक तो दिन के मैचेस में, रात के मैचेस में जैसा मैंने को बताया कि रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। और जो आपको मैंने एक चीज बता रखी थी कि दिन के मैचेस में जब गेंद पुरानी होती है तो ज्यादा रन बनाने वहां पर मुश्किल होते हैं, और वो चीज आपको रात के मुकाबलों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर बैटिंग करना रात के मैचेस में ज्यादा आसान होता है। और चूंकि अब यहां पर 5 मुकाबले इस मैदान पर हो चुके हैं तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना अब यहां पर उतना आसान होने वाला है नहीं, अगर कोई फ्रेश पिच ना मिल जाए। तो सबसे बड़ा अपडेट जो होगा आज के इस मैच के रिगार्डिंग वो देखना ये होगा कि जो पिच मिलेगी उस पर कितने मैचेस खेले जा चुके हैं और उस पिच पर घास है या नहीं, उसी के हिसाब से काफी हद तक रिजल्ट आज के इस मैच में तय होगा। बाकी अभी तक तो जो हमने देखा है कि दिन के मैचेस में दोनों बार स्कोर चेंज हुआ है, जबकि रात के मैचेस में तीनों बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती हैं। उसी हिसाब से मुझे आज का मैच भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इन 5 मैचेस में जो स्पिन को और पेस को विकेटें मिली हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट करना शुरू कर चुके हैं। और वो तेज गेंदबाज जो कटर्स अच्छी करते हैं, स्लोअर वंस अच्छी करते हैं, उनको भी विकेटें यहां पर मिलनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन 5 मैचेस के अलावा 5 और मैचेस पीछे अगर आप जाएं तो टोटल जो
पिछले 10 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें, 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं और इन चारों मैचेस में से जो पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं पिछले 10 में से, और उसमें से 3 मुकाबले तो बैक टू बैक जीती हैं, जो कि आपको मैं बता भी चुका हूं। स्पिन की अगर हम बात करें तो पहली इनिंग के अंदर 16 विकेटें पिछले 10 मैचेस में, सेकंड इनिंग के अंदर 12 विकेटें, जबकि तेज गेंदबाजों की बात करें तो पहली इनिंग में 53 और सेकंड इनिंग में 40 विकेटें। जो आपको मैंने बताया भी कि पहली इनिंग में गेंद पुरानी होने के बाद गेंद बल्ले पर फंस करके आएगी, तो पेसर्स जो खास करके कटर्स करते हैं अच्छी खासी, स्लोअर वंस अच्छी खासी करते हैं, वो काफी यूजफुल आज के इस मैच में होंगे। बाकी ये जो टोटल विकेट है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर टोटल गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर 87 की जगह पर 93 मान करके चलिए और यहाँ पर 21 की जगह पर 28 मान करके चलिए। तो ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है वो यही बताता है कि सबसे पहले जो आपको मैं बता भी चुका हूं एक बार और, कि देखना पड़ेगा कि पिच यूज्ड है या फ्रेश है और उस पर घास है या नहीं है, उसी के हिसाब से हमारी फाइनल टीम बनेगी। तो पिच के बारे में जो भी अपडेट होगा फाइनल, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं और अपनी फाइनल टीम भी यहीं पर देने वाला हूं, जो कॉम्बिनेशन हमारी होगी फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन होकर के एक्टिव जरूर रहिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जो विजिटिंग टीम है पंजाब की, उनका लाइनअप यहां पर आपके सामने है, जिसमें पिछले वाले मैच में वैशाख विजय कुमार को प्लेइंग 11 में लेकर के आ गया था, जेवियर बार्टलेट को इन लोगों ने खिलाया था, और मुझे काफी हद तक लगता है कि जैसी पिचेस यहां पर हो चुकी हैं और ये दोनों कंटिन्यू करेंगे, वरना जो और भी ऑप्शंस हैं उसको हम बेंच पर चल करके देखते हैं। बाकी अर्शदीप और चहल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मार्को एंसन और नेहल वडेरा में से मुझे लगता है कि नेहल वडेरा ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस टीम की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं, बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म हैं। और बाकी बैटिंग ऑर्डर तो काफी हद तक उसी तरीके का दिखाई पड़ेगा, जिसमें सूर्यांश शेड़गे भी इस टीम को और मजबूत बनाते दिखाई पड़े हैं। पिछले वाले मैच में जिस तरीके की शानदार पारी इन्होंने प्रेशर सिचुएशन में खेली थी, चूंकि शशांक सिंह जो हैं जो खेल रहे थे शुरू में, पिछले 2 मैच से अवेलेबल हो नहीं पाए हैं। अब आज देखना पड़ेगा वो खेल पाएंगे या नहीं। अगर वो प्लेइंग 11 में आएंगे तो मेरे हिसाब से नेहल वडेरा को बाहर बिठा करके इनको शशांक सिंह को खिला लेना चाहिए, और तब ये टीम और मजबूत हो जाएगी बैटिंग वाइज खास करके। हालांकि जैसा आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि थोड़ा सा फॉर्म इस टीम का डिप कर गया है और इसी वजह से पिछले 2 मैचेस में ये टीम लगातार हारी है। और बाकी बेंच पर इनके पास जो ऑप्शन है, जैसा मैंने आपको कहा कि जेवियर बार्टलेट को, विजय कुमार वैशाख को, या इवन अगर हम बात करें नेहल वडेरा का, तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो जो जेवियर बार्टलेट और विजय कुमार वैशाख है, उनकी जगह पर कोई ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं तो वो यही कुल मिला जुला करके हैं, जिसमें एक तो लोकी फर्गूसन हो सकते हैं या अजमतुल्लाह उमारदई हो सकते हैं एक फॉरेन प्लेयर के तौर पर, यश ठाकुर के तौर पर इनके पास एक देसी दाहिने हाथ का तेज गेंदबाज भी है। बाकी बेन डॉर्सविस तो हैं ही। बेन डॉर्सविस के चांसेस इस वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि मार्को एंसन और अर्शदीप जैसा 2 बाएं हाथ का तेज गेंदबाज ऑलरेडी टीम के अंदर है, और या तो ये मार्को एंसन को भी बाहर बिठाएं, जो कि मुझे लगता है कि वैसे भी फॉर्म में है नहीं, उतने बेहतर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। और इस तरीके की पिचेस पर मेरे हिसाब से बेन डॉर्सविस ज्यादा यूजफुल हो तो सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा टीम इनका क्या फैसला करती है। बाकी जो पिछले मैच है बॉलिंग इन सभी बॉलर्स ने मिलकर के करी, उसका डेटा आपके सामने। और पिछले वाले मैच में, क्योंकि इस पूरे सीजन में हमने देखा कि हर वो एक कप्तान जिसके पास लेग स्पिनर है या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, वो जब बाएं हाथ की बैटिंग ज्यादा होती है सामने की टीम में, तो लेग स्पिनर से बॉलिंग नहीं कराता, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से भी बॉलिंग नहीं कराता। अजीब सी बात है, जबकि चहल बाएं हाथ की बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान करते हैं। हालांकि पहला जो ओवर इन्होंने पिछले मैच में किया उस पर अच्छे खासे रन इनको पड़े थे, और बाकी जो बॉलर्स ने जिस जिस ओवर में आकर के बॉलिंग करी उसके सारे नंबर्स आपके सामने, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है पंजाब के प्लेयर्स के। इसको मैं यहीं पर वीडियो को थोड़ा सा रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े इसकी। बाकी आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म अब आपके सामने है, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी तक इस सीजन के अंदर जो 9 मैचेस ये टीम खेली है पंजाब की, उसमें से 6 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले हारी है, और 1 मैच इनका बारिश में धुल गया था। और उसका रीजन जो कि केकेआर के खिलाफ बारिश में धुला था, वो कोलकाता में मैच था। लेकिन जो पिछला दोनों मैच ये टीम हारी है उसमें सबसे बड़ी रीजन रही है इनकी बॉलिंग का आउट ऑफ फॉर्म होना, जो कि पूरे सीजन में ही बॉलिंग इनकी एक कमजोरी रही है। लेकिन अब तो जाकर के बैटिंग भी कोलैप्स कर रही है पिछले कुछ मैचेस से, और वो जो कोलैप्स देखने को मिला है उसमें प्रियांश आरा भी पिछले मैच में नहीं चले, प्रभसिमरन भी नहीं चले, इवन कूपर कॉर्नेली तो पहले ही गेंद पर आउट हो गए। बाकी श्रेयस अय्यर भी पिछले मैच में नहीं चले, बिना खाता खोले पिछले मैच में नेहल वडेरा आउट हो ही गए। हालांकि सूर्यांश शेड़गे ने पिछले मैच 57 रन की शानदार पारी खेली। बाकी मार्कस स्टोनिस पिछले 2 मैच से बैक टू बैक कमाल की पारियां खेल चुके हैं, और पिछले वाले मैच में तो उन्होंने बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी निकाला। और उसके बाद बॉलिंग की अगर हम बात करें तो विजय कुमार वैशाख, जिनको जब भी मौके मिले हैं खास करके ऐसी पिचेस पर जहां पर गेंद फंसती है पुरानी होने के बाद,
वहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल रहते हैं और पिछले मैच में 2 विकेट लिया भी। और अर्शदीप भी अब अपनी बॉलिंग फॉर्म में ठीक-ठाक वापसी कर चुके हैं, 2 विकेट ये भी लेकर के गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मार्को एंसन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग कर नहीं पा रहे, विकेट टेकिंग फॉर्म इनकी अभी वापस आई नहीं है। लेकिन इनके साथ एक एडवांटेज बनता है ये कि जब इनकी टीम की बैटिंग वो थोड़ा-सा अब फॉर्म डिप करके जा चुकी है, तो वहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, चूँकि बैटिंग करना अच्छी खासी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग डिपार्टमेंट में मार्को एंसन को लेकर के, विजय कुमार वैसा को लेकर के और अर्शदीप को लेकर के तो कोई डाउट आपको रखना चाहिए नहीं। हालाँकि इस तरीके की पिचेस पर जहाँ पर लाल मिट्टी की पिच हो और अगर थोड़ी बहुत घास उस पर मिल गई, तो ज़ेवियर बार्टलेट एक बहुत ही कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये गेंद को अंदर-बाहर दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं। हालाँकि अगर वही पूरी तरह से फ्लैट पिच हुई, तो ये उनका यूज़ उतना अच्छा होता नहीं, तो आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और उस सिचुएशन में चहल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो सामने की टीम है फिलहाल, जो पंजाब के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की खेल रही है, वहाँ पर भी आपको ढेर सारे टॉप ऑर्डर पर लेफ्ट हैंडर्स ही दिखाई पड़ेंगे। तो अगर कोलैप्स ना हुआ उस टीम का, तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिर से उतनी बॉलिंग मिल पाएगी। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन कम से कम ये 3 बॉलर तो बेस्ट हैं इस टीम की तरफ से जिनको आपको लेके जाना है। और प्लस यहाँ पर मैं श्रेयस अय्यर को और काफ़ी हद तक यहाँ पर मैं प्रियांश आर्या को भी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इनसे अब एक अच्छी पारी ड्यू है, आप इनको जरूर लेकर के जाइए। बाकी आपके पास ऑप्शन निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रभसिमरन का भी है, यहाँ पर कूपर कॉनोली का भी है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आज के इस मैच में शशांक सिंह वापस आते हैं, तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इवन मार्कस स्टोनिस तो हैं ही, कुछ तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को आप इन 5 प्लेयरों के अलावा जो आपको मैंने बताए, उनको आप अलग-अलग टीमों में रोटेट करके अपनी मल्टीपल फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आगे बढ़ते अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें, तो यहाँ पर प्रियांश आर्या का 2 मैच में 93 रन है, 46 का एवरेज है सनराइजर्स के खिलाफ। बाकी प्रभसिमरन के 8 मैच 209 रन है, 26 का एवरेज है, एक मैच पे 11 रन है कूपर कॉनोली के, 42 का बैटिंग एवरेज है श्रेयस अय्यर का। नेहल बडेरा 2 मैच में 41 रन है, जबकि मार्कस स्टोनिस के 8 मैच 143 रन है, 3 विकेटें हैं। मार्को एंसन के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। और उसके अलावा और मार्को एंसन की दिक्कत ये भी है ना कि अगर गेंद पिच के ऊपर लैंड करके स्विंग ना करे, तो ये कुछ खास असर छोड़ नहीं पाते बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने, खास करके जबकि सामने की टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाजों का है और इसी वजह से 2 मैच में विकेट ये ले भी नहीं पाए हैं। और बाकी ज़ेवियर बार्टलेट के 1 मैच में 1 विकेट है, विजय कुमार वैसा के 1 मैच में विकेट लेस गए हैं, अर्शदीप के 12 मैच में 17 विकेटें हैं, चहल के 23 मैच में 29 विकेट। और ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े आपके सामने हैं, जो कि उतने बेहतर है नहीं कि उसकी तरफ आप देखें भी। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें, तो हैदराबाद के इस मैदान पर प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या दोनों के नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि कूपर कॉनोली यहाँ पर खेले नहीं। यहीं पर श्रेयस अय्यर के आंकड़े बहुत ही कमाल के हैं, जबकि नेहल बडेरा के एक ही मैच में 27 रन है। और उसके बाद सूर्यांश सेड़गे यहाँ पर अभी खेले हैं नहीं, लेकिन जैसी पारी पिछले मैच में उन्होंने खेली है, एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ये भी बन सकते हैं। बाकी मार्कस स्टोनिस के 3 मैच में जो कि 2 ही बार आउट हुए, तो जो 77 रन है उसमें 38 का एवरेज बन जाता है। मार्को एंसन के इस मैदान पर 6 मैच में 6 विकेट है और बाकी 5 मैच 7 विकेट यहाँ पर अर्शदीप के हैं, 10 मैच 11 विकेट यहाँ पर चहल के हैं। और बाकी बेंच पर अगर हम बात करें, तो बेन डुआर्सुई एक नाम है जिनके आंकड़े उस तरीके के हैं कि आप इनके बारे में कंसीडर करें। अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़े, तो निश्चित तौर पर जो 5 प्लेयर आपको मैंने पीछे बताए थे बेस्ट हैं आज के इस मैच के लिए, इस पंजाब की टीम की तरफ से वही आपको फॉलो करना है। और जो डिफरेंशियल प्लेयर्स थे उनको रोटेट करना है अपनी अलग अलग मल्टीपल टीमों में, या अगर आप रिस्क ले पाएँ तब आप जाकर के उनको पिक कर सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल आकर के अगर आप देखें, तो ये जो पंजाब की टीम है, इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है, वो है स्पिन बॉलिंग। और वो किसी भी तरीके की स्पिन हो सकती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेग स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिन। और वो आपको निश्चित तौर पर हर तरीके के बॉलर तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, हालांकि प्रियांश आर्या को ऑफ स्पिन भी फंसाती है, लेग स्पिन भी फंसाती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी फंसाती है। शिवांग कुमार ने पिछले वाले मैच में इनको दूसरी गेंद पर आउट किया था, 6 रन देकर के, पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर आउट। और शिवांग कुमार है एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर। पिछला वाला मैच जो हुआ था मुल्लांपुर में, वहां पर शिवांग कुमार ने 3 विकेटें ली थी और उसी तरीके की पिच लगभग यहाँ पर मिलने वाली है। और बाकी यहाँ पर प्रभसिमरन की भी बात करें, तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। शिवांग कुमार पिछले मैच में इनको भी आउट कर चुके हैं। और बाकी कूपर कॉनोली को भी शिवांग कुमार ने आउट किया था, जो तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स को उन्होंने आउट करके अपनी 3 विकेटें ली थी। और बाकी नेहल बडेरा, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोनिस में से अगर हम बात करें, तो इस पूरे टीम में हालांकि श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर जो कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, हालांकि लेग स्पिन पर ये भी फंसते हैं, लेकिन उतने भी बुरे हालात हैं नहीं। लेकिन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी भी यहाँ पर गेम में आती जरूर है। और ऐसे तेज गेंदबाज जो स्लोअर वंस अच्छी करते हो, कटर्स अच्छी फेंकते हो, उन पर ये टीम की बैटर्स फंसते हैं। खास करके स्पिन बॉलिंग वो एक कमजोरी इस टीम की रही है, जो कि आपको मैं प्रॉपर्ली दिखा करके समझा चुका हूं। और बाकी
टीम का फॉर्म थोड़ा-सा डिप कर गया, ये तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन टॉस का एक बड़ा रोल होगा और पिच कैसी होगी उसका भी बड़ा रोल होगा, वो भी आपको मैं पिच रिपोर्ट में बता चुका हूँ। लेकिन उसी को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे होस्ट टीम जो है, होम टीम, यानी कि आपके सामने है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसका बैटिंग ऑर्डर तो चिरपरिचित ही आपको दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चेंज हो सकता है कि या तो स्मरण रविचंद्रन या तो क्या यही मुझे लगता है बाहर जाएँगे और नीतीश कुमार रेड्डी अंदर आएँगे। पिछले मैच में नीतीश रेड्डी इलनेस की वजह से नहीं खेले थे और उनको कोई फिटनेस इशू ऐसा खास लंबा नहीं था, लेकिन अगर वो ठीक हो जाते हैं, तबीयत सही हो जाती है, तो स्मरण रविचंद्रन के यहाँ पर वो वापस आएँगे। सलिल अरोड़ा तो खेलेंगे ही खेलेंगे और बॉलिंग भी मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है इनके पास बेहतर। हालाँकि उसमें हर्षल पटेल को पिछले मैच में दोबारा मौका मिला, लेकिन फिर से फ्लॉप हो गए, 2 ही ओवर जिनसे बॉलिंग कराया गया और बाकी लोग तो मुझे लगता है वही खेलते दिखाई पड़ेंगे। हालाँकि इनके पास जो एक इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन होगा, उसमें हर्ष दुबे को ये लोग वापस ला सकते हैं। पिछले मैच में इन्होंने लेकर के आए थे साकिब हुसैन को, जबकि पिच पर अच्छी खासी स्पिन मिल रही थी इसी मैदान पर, तो हर्ष दुबे इनके पास एक ऑप्शन है जो कि ये आ सकते हैं एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर। बाकी नीतीश रेड्डी का ऑप्शन है जो कि स्मरण रविचंद्रन की जहां पर आ सकते हैं। बाकी प्रफुल्ल हिंजे भी एक इनके पास बेटर ऑप्शन है जो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। बेसिकली पिछले मैच उनको बाहर बिठाया गया। बाकी करियर के आंकड़े देखने के पहले आप यहाँ पर ओवर्स भी देख लीजिए जो पिछले मैच में करे थे इन सारे के सारे हैदराबाद के बॉलर्स ने। इसको देखने के बाद करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, इसको वीडियो को रोक करके आप जरूर देख लीजिएगा। जबकि आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की, और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर के जो चारों ही बैटर्स हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन जबरदस्त फॉर्म में है। बिना किसी डाउट के आप इन चारों को अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं। नीतीश रेड्डी अगर टीम में आते हैं तो इन्होंने भी काफी सुधार किया है अपनी बैटिंग और बॉलिंग, खास करके बॉलिंग पहले 125-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करते थे, अब इन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली है और काफी इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे हैं। 2-2 ओवर की विकेटें भी लेकर के जा रहे हैं और काफी बढ़िया बॉलिंग ओवरऑल रही है इस सीजन के अंदर जितने भी ओवर्स इनको मिले हैं, और ये एक बहुत यूनिक ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। और बाकी टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स तो फॉर्म में है। हालांकि पिछले मैच में अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा और क्लासन नहीं चले थे, लेकिन स्टिल आप उन दोनों को ड्रॉप नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर में तो हैं तो स्मरण रविचंद्रन, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, लेकिन रविचंद्रन नहीं खेलेंगे अगर नीतीश रेड्डी खेलते हैं तो। और बाकी अनिकेत और सलिल अरोड़ा का बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है कि आप जब मल्टीपल टीमें बनाएं उसमें किसी एक आध टीम में ट्राई करेंगे दोनों को, वरना इनकी उतनी यूजफुल उतनी यूटिलिटी बनती नहीं है। और बाकी पैट कमिंस के भी 3 मैच में केवल 1 ही विकेट निकली है। शिवांग कुमार को भी विकेटें नहीं मिल रही पिछले, खास करके 5 मैचेस में केवल 2 विकेट है, लेकिन ये जो 3 विकेट है ये इन्होंने लिया था पंजाब के ही खिलाफ। और मुझे काफी विश्वास है आज के इस मैच में अगर इनको मौका मिलता है तो एक बार फिर से पंजाब के बैटर्स को परेशान करेंगे। हर्षल पटेल तो मुझे एक बार फिर से बाहर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ईशान मलिंगा ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी पिछले मैच को छोड़ करके, तो ये तो मेरे एक पक्के ऑप्शन है जिनको मैं सीधे टीम में ट्राई करूंगा। ईशान मलिंगा को भी और साथ ही साथ पैट कमिंस को भी, इन पर भरोसा है। पैट कमिंस पर निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, और अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, पहली इनिंग की बॉलिंग हो, उसमें खास करके ये देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी। उसके हिसाब से शिवांग कुमार अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक बेटर ऑप्शन होंगे, वो आप पैट कमिंस के यहाँ पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ इतने शानदार ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें नीतीश रेड्डी निश्चित तौर पर या तो खेलेंगे या तो नहीं खेलेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। और बाकी जो ऑप्शन हैं आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा जो कुछ आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शन है जो आप रोटेट कर सकते हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि साकिब हुसैन खेलेंगे या प्रफुल्ल हिंगे खेलेंगे या साथ ही साथ हर्ष दुबे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी जो कि टॉस के बाद ही पता चलेगा। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं जिसमें अभिषेक शर्मा का बैटिंग एवरेज 61 का है पंजाब के खिलाफ, अपनी ओरिजिनल होम टीम के खिलाफ है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और बाकी ट्रेविस हेड के 4 मैच 125 रन है, 31 का एवरेज है। ईशान किशन के आंकड़े खराब है लेकिन क्लासन का नंबर बेहतर है। बॉलिंग में पैट कमिंस के 4 मैच 4 विकेट है, शिवांग कुमार का आपको मैं बता ही चुका हूँ। बाकी हर्षल पटेल के 7 मैच में 10 विकेट हैं, ईशान मलिंगा के 2 मैच में 2 विकेट हैं। और बाकी प्लेयर्स में से नीतीश रेड्डी के आंकड़े आपको बेहतर दिखाई पड़ जाएंगे। और बाकी अपने होम ग्राउंड पर तो इनके टॉप ऑर्डर के चारों ही बैटर्स कमाल खेलते हैं। इवन यहाँ पर नीतीश रेड्डी के भी आंकड़े बहुत ही शानदार हैं। हालांकि शिवांग कुमार के नंबर्स इस मैदान पर थोड़े से खराब हैं और जनरली इसी वजह से मैंने कुछ देर पहले आपको कहा भी था कि पहली ही इनिंग की बॉलिंग में इसको मैं लेकर के जाऊंगा भी। बाकी पैट कमिंस के नंबर्स आप देख सकते हैं, ईशान मलिंगा जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते रहे हैं इस मैदान पर, साकिब हुसैन के इस मैदान पर 3 मैच में 6 विकेट है, 2 मैच में 5 विकेट यहाँ पर प्रफुल्ल हिंगे के भी हैं। तो ये सारा जो डेटा है उसको आप जरूर देख करके रखिए। और इवन हर्ष दुबे के भी 3 मैच में 5 विकेट हैं। ये सारे नंबर्स आपको काफी काम आने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम प्लेयर बैटल देखें तो जो सारी की सारी बैटिंग लाइनअप है हैदराबाद की, वो स्पिन पर तो देखिए फंसती है। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ऑफ स्पिन बॉलर वो तो गेम में आएंगे, लेकिन इस टीम के लेफ्ट हैंडर्स की एक दिक्कत है लेग स्पिन बॉलिंग, या जिसको आप कह सकते हैं रिस्ट स्पिन। तो सामने की टीम में युजवेंद्र चहल हैं, हालांकि उनकी टीम कितना स्मार्टली उनका यूज करेगी इनके खिलाफ
वो देखना पड़ेगा। और बाकी अगर हम बात करें तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी अगर स्विंग कराने में कामयाब हुई तो वो इस टीम के बैटर्स के खिलाफ काफ़ी यूजफुल है, जिसमें मार्को एंसन का भी आपको नाम दिखाई पड़ जाएगा, आपको यहाँ पर अर्शदीप का भी नाम दिखाई पड़ जाएगा, वैसे तो आपको यहाँ पर मार्कस स्टोनिस का भी, शशांक सिंह का भी नाम दिखाई पड़ेगा। तो स्लोअर वंस पर भी ये लोग फंसते हैं। और उसके बाद के जो बाकी बैटर्स हैं उनके भी नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हमारा यहाँ पर बन पा रहा है कि फिलहाल अभी के सिचुएशन में अगर हम बात करें, जैसा दोनों टीमों का मोमेंटम है, दोनों टीमें पिछला मैच हार करके आई हैं, लेकिन अभी मुझे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है रिसेंट फॉर्म के ही बेसिस पर। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें तय होंगी टॉस के बाद, जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि पिच कैसी है, यूज्ड है या फ्रेश है, और जो भी पिच हो उस पर घास है या नहीं है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी जो मेरी अपनी फाइनल टीम बनेगी वो तो पिच की बेसिस पर ही बनेगी। वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।